लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन या महत्वपूर्ण घटना कहिए उसको लेकर हम लोग आए हैं। पार्ट 1 पिछले वीडियो। अच्छा, पिछले वीडियो में जो एक मिस्टेक हुआ था मैं उसका पहले एनालिसिस कर दूं। तो बाल गंगाधर तिलक का जो मृत्यु था 1 अगस्त 2020 लिखा गया था, वहाँ 1 अगस्त 1920 होना चाहिए था, तो सुधार लीजिएगा। और आज हम लोग उसका पार्ट 2 और अंतिम वीडियो रहेगा आंदोलन से रिलेटेड। अच्छा, गांधी जी का सेपरेट आपको वीडियो हम आपको बताए हैं कि गांधी जी द्वारा चलाए गए जो प्रमुख आंदोलन था, खैर गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन इसमें भी शामिल हम किए हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन को भी शामिल किया है इसमें, लेकिन सेपरेट अलग वीडियो जो आपको मिलेगा गांधी जी से रिलेटेड मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर तक हो चुका था, अब ये देखो 7वां भाई जेपीएससी पेपर 1 के लिए हम लोग ये कंटेंट कर रहे हैं। इतना कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो बहुत ही, अगर भारतीय आधुनिक इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो यह आंदोलन जो है देश की आज़ादी के लिए एक नींव रखी थी, कि एक स्वराज की नींव रखा गया था यहाँ से। तो किस प्रकार से जब विदेशी अखबार में जब गांधी जी का फोटो छपता था तो उससे दबाव बढ़ता था और अंग्रेज ये सोचने लगे थे कि अब हमारा जो शासन है भारत में ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। गांधी जी का इस प्रकार प्रभाव था। तो प्रभाव कहाँ से शुरू हुआ? दांडी मार्च के साथ हुआ था। या अगर ऐसे क्वेश्चन बने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ, तो दांडी मार्च के साथ हुआ। और 12 मार्च 1930, तिथि याद रखेंगे, 12 मार्च 1930। अब ये शुरू क्यों हुआ, इसका भी एक पृष्ठभूमि है। तो पृष्ठभूमि जानना है कि क्योंकि नमक पर उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार जो है टैक्स लगा दिया था। उस नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी के एक मन में विचार आया कि क्यों ना पैदल चला जाए। और पैदल चलने से यह हुआ कि गांव बाई गांव लोग जो है जुटने लगे। ठीक है, जुटने लगे, मतलब कि अगर बात करूं तो 77 केवल सदस्य थे गांधी जी के साथ, मतलब उस आंदोलन में, और एक गांधी जी 78, और एक वेब मिलर जो एक पत्रकार था, विदेशी पत्रकार जो गांधी जी पर रिसर्च कर रहा था, वो भी साथ में था। तो आइए बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि इसका पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो गांधी जी द्वारा जो है 31 जनवरी को 11 सूत्रीय जो है मांग रखा गया। किसके सामने रखा गया? लॉर्ड इरविन के सामने। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका जवाब क्या होगा? लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। अच्छा, गांधी जी का 11 सूत्रीय जो मांग था, मतलब रखें कि 11 सूत्रीय भाई मांग हमारा है, ये पूरा कर दिया जाए, लेकिन लॉर्ड इरविन जो था ये मांग को अस्वीकार कर दिया। पहला तो ये कारण बनता है, यदि डिस्क्रिप्टिव भाव से यदि आप किसी भी कंटेंट को आप पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अस्वीकार कर दिया। अच्छा, मैं दांडी मार्च से थोड़ा सा रिलेटेड बता दूं कि 78 सदस्य थे टोटल, एक पत्रकार भी था, और ये 276 किलोमीटर की यात्रा थी। अगर मील में बात करें तो 171 मील। ठीक है, साबरमती से यात्रा शुरू हुई थी और दांडी तक पहुंची थी। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और जब दांडी पहुंचा यात्रा तो 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा पहुंच गया। देखो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पहुंच गया और नमक के कानून को तोड़ा गया। एक मुट्ठी नमक उठाया गया, ठीक है, समुद्र के किनारे से, और इस कानून को तोड़ा गया। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में ब्रिटिश के सैनिकों ने बहुत डंडे बरसाए। ठीक है, इन्होंने लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। तो ऐसे भी यहां पर भी प्रश्न बन सकता है कि नमक कानून कितने ईस्वी में टूटा? तो 6 अप्रैल 1930। और दांडी मार्च जो है कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च। देखो 12 मार्च दांडी मार्च, तो मार्च आप याद रखेंगे कि मार्च महीना में हुआ। ठीक है, 1930, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं, अब अंग्रेजों का दिमाग यहां से काम कर नहीं रहा था, तो इन्होंने एक अलग प्रकार का टेक्निक जो है लगाया है, गोल मेज सम्मेलन। देखो अब अंग्रेज
के दिमाग में चलने लगा कि अब हमारा यहाँ जो शासन है, प्रशासन जो है, अब यहाँ ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक तरकीब लगाया और गोल मेज सम्मेलन रखा गया। सबसे पहले जानिए कि गोल मेज सम्मेलन होता क्या है। गोल मेज मतलब राउंड टेबल। देखो राउंड टेबल का मतलब हुआ कि यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ एक आदमी, यहाँ एक आदमी, यहाँ 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 यहाँ। इसका कहने का मतलब ये था कि जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि करने आएंगे लोग, वो एकदम एक समान बैठेंगे कि ताकि ये पता ना चले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, सबको एक समान दृष्टिकोण से देखा जाए। इसी को बोला जाता है राउंड टेबल। तो गोल मेज सम्मेलन जो है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न इससे देखे जाते हैं। मतलब कि देश के कोई भी एग्जामिनेशन आप उठा लो, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो पहला गोल मेज सम्मेलन हुआ 1930 ईस्वी में, दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ 1931 में, गोल मेज जो सम्मेलन हुआ 1932 में हुआ। तो आप ऐसे तिथि भी याद कर सकते हैं, 30, 31, 32। देखो 30, 31, 32, तो 30 में पहला गोल मेज सम्मेलन और 31 में दूसरा गोल मेज सम्मेलन और 32 में तीसरा गोल मेज सम्मेलन। और ये सभी कहाँ हुए? तो लंदन में हुए। एक प्रश्न जो एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा गया या पहले भी पूछा जाता है कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में भारत के तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत के तरफ से दलित वर्ग के नेतृत्व किए भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो है तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। क्लियर है? और उस समय अगर बात करें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। याद रहेगा आपको। तो पहला गोल मेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ, दूसरा 31 में हुआ और तीसरा 32 में हुआ। और तीनों गोल मेज सम्मेलन की अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है। गांधी जी से भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लिए, निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लिए प्रथम गोल मेज सम्मेलन में? तो वहां पर आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा, मोहम्मद अली दे देगा, भीमराव अंबेडकर दे देगा। ठीक है। अच्छा, और गांधी जी भी दे देगा। तो आपको गांधी जी टिक आउट करना होगा, क्योंकि प्रथम गोल मेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। अब क्यों नहीं लिए थे भाई? क्योंकि इनका 11 सूत्रीय जो मांग था, इसको जो है लॉर्ड इरविन, उस समय भारत का जो वायसराय था, वो अस्वीकार कर दिया था। क्लियर है? आइए बात करते हैं प्रथम गोल मेज सम्मेलन को थोड़ा सा डीप में देखते हैं। तो कह रहा है कि 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ। क्या हुआ भाई? तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ। अब वायसराय की अगर बात करते हैं कि उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। देखिए क्वेश्चन तो बहुत प्रकार से बन सकते हैं, यदि कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से भाई कि वायसराय उस समय कौन था। तो वायसराय कौन था? प्रथम गोल में जो सम्मेलन हो रहा था लंदन में, उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसमें भाग नहीं लिया। देखो पर ध्यान दो भाई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग नहीं लिया, तो इसका मतलब कि महात्मा गांधी भी भाग नहीं लिए। लेकिन उसमें अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाग लिया कौन? प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो हुआ, तो उसमें भाग लिए मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का माने जिन्ना। ठीक है, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना अभी हम लास्ट में पढ़ाएंगे 1947 में। 1947 के लिए पुणे समझौता भी इसके बाद है, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 3 स्लाइड है, 3 टॉपिक है। इसके बाद आज के वीडियो में ही स्लाइड को खत्म कर दिया जाएगा। आइए, मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए, आगा खान गए और मोहम्मद अली गए, जो खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। आइए, दलित वर्ग के नेता, देखिए दलित वर्ग के नेता आपको पता ही है भीमराव अंबेडकर। तो आप ये याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर जो हुए दलित वर्ग के नेता थे, जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि लंदन में हो रहा था। क्लियर है? मतलब कि तीनों गोल मेज सम्मेलन 30, 31, 32 और तीनों लंदन में हुए, और तीनों में भाग कौन लिए? दलित वर्ग के नेता भीमराव अंबेडकर। आइए बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। अच्छा, गांधी जी यहां पर नहीं पहुंच पाए प्रथम गोल मेज सम्मेलन में,
तो उन्होंने जो है एक समझौता किया गांधी जी के साथ। उस समझौता का नाम रखा गया गांधी इरविन समझौता। तो ये समझौता किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी और लॉर्ड इरविन। गांधी जी का फिर से वही मांग था, 11 सूत्रीय मांग को वो रखे लॉर्ड इरविन के सामने, लेकिन लॉर्ड इरविन भी यहां अपना कुछ शर्त रखा। बोला कि भाई चलो आपका हम 11 सूत्रीय मांग को मान लेंगे, लेकिन हमारा भी कोई शर्त है। तो वो शर्त क्या क्या था? सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, वो चल रहा था, उसको पहले समाप्त करने के लिए कि भाई इसको आप समाप्त कर दीजिए। दूसरा है कि कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। दूसरा इनका शर्त क्या था कि कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। और तीसरा क्या शर्त था कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। जो भारत रॉलेट एक्ट जब आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ और फिर असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ, उसमें निर्णय ले लिया गया था कि ब्रिटिश सामान जितना ब्रिटिश वस्तु जो है उसको बहिष्कार कर दिया जाए। तो लॉर्ड इरविन ने इतना शर्त रखा और शर्त रखने के साथ बोला कि भाई इतना शर्त है मेरा, तब हम 11 सूत्रीय मांग जो है। अब 11 सूत्रीय मांग क्या था उस समय, मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं। तो ये था, तो गांधी जी ने इसको मान लिया, लेकिन बाद में देखिए ये चाल था लॉर्ड इरविन का, कोई भी सूत्रीय मांग स्वीकार नहीं करता है, केवल छल था। गांधी जी को जो है गोलमेज सम्मेलन में बुलाने का एक चाल था। तो आइए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। कहां हुआ? तो लंदन में ही हुआ। अब उस समय वायसराय कौन था? देखिए, लॉर्ड लिन लिथिगो। लॉर्ड लिन लिथिगो, आप याद रखेंगे, लॉर्ड लिन लिथिगो। अच्छा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन वायसराय था? लॉर्ड इरविन, ऐसे आपको याद रखना है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसका वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथिगो। क्लियर है? आइए बात करते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना पहुंचे और दलित वर्ग के तरफ से तो भीमराव अंबेडकर। मैं अभी बताया कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो यहां भी दलित वर्ग के तरफ से नेतृत्व किए भीमराव अंबेडकर, और कांग्रेस के तरफ से, भारतीय कांग्रेस के तरफ से गए महात्मा गांधी। एकदम याद रखिएगा, महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कांग्रेस, महात्मा गांधी। अब गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। अब इसी सम्मेलन में एसएस राजपूताना जहाज से गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। एसएस राजपूताना जहाज से गए थे, प्राइवेट विमान से गए थे गांधी जी वहां पर, मतलब गोलमेज, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और वहां पर फ्रैंक मोरेस ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। दम याद रखिएगा, गांधी जी को किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? तो फ्रैंक मोरेस ने कहा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कांग्रेस भाग ही नहीं लिया और ये सब तो केवल चाल था। 11 सूत्रीय मांग को स्वीकार करना नहीं था, तो ये चाल था, केवल गांधी जी ये अस्वीकार कर दिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भी बहिष्कार कर दिए। तो तीसरा का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। केवल आप याद रखेंगे कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ भाई? तो 1932 में हुआ, लंदन में हुआ, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तीनों गोलमेज सम्मेलन जब चल रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अब हम लोग बैक टू, अच्छा, पाकिस्तान की मांग आइए बात कर लेते हैं। अभी पुणे समझौता भी है जो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच होता है। दलित को मतलब सीट का आवंटन को बढ़ाने के लिए होता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा यह मांग किया गया था पाकिस्तान को अलग करने के लिए। एकदम याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे बनते हैं कि मुस्लिम लीग का जो मांग था किस अधिवेशन में रखा गया था कि पाकिस्तान को एक अलग स्वराज चाहिए? तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। अब हम लोग देखते हैं पूना समझौता, और उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसे अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसके बाद भारत माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान को कैसे अलग किया गया उसके बारे में देखेंगे। और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण जो हम लोग आंदोलन पढ़ रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। तो
तो आइए बात करते हैं पूना समझौता के। 11 नंबर पर आ गए हम लोग। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ। कहाँ पर हुआ? एरवदा जेल। देखिए याद रखिएगा, एरवदा जेल। और एरवदा जेल कहाँ था? ये पुणे में था। ठीक है, कहाँ था? पुणे में। और ये समझौता किसके किसके बीच होता है? तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता होता है। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। भाई कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ। पुणे में एरवदा जेल में ही हुआ। ठीक है, परिणाम इसका क्या निकला आप याद रखेंगे। तो परिणाम ये निकला, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को, ठीक है, 18% जो पहले से सुरक्षित था उसको बढ़ा देने का प्रस्ताव पर सिग्नेचर हुआ। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीट पहले से 71 थी, अब उसे बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया। अभी भी विधानसभा में जो है दलित वर्ग के लिए सीट जो है रिजर्व होता है, आपको पता ही है। अब ये पंचायत चुनाव में भी देखा जाता है या विधानसभा चुनाव में भी देखा जाता है और लोकसभा के चुनाव में भी देखा जाता है कि सीट जो है आपको लोकसभा संसद में भी सीट रिजर्व है, राज्यसभा में भी है और विधानसभा में भी दलित वर्ग के लिए सीट रिजर्व है। आइए अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो एक ऐसा आंदोलन था जो भारत देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो है माना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सबको पता होगा, गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इस आंदोलन में ही इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। जब वो स्पीच दे रहे थे तो स्पीच में वो एक ही बात बता रहे थे कि सभी कोई मन में एक बात बैठा लो। वो मन में एक बात होना चाहिए, करो या मरो, या तो स्वराज लो नहीं तो फिर मरो। करो या मरो का नारा दिए थे इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में नारा दिया गया था क्या? करो या मरो। किसके द्वारा नारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब याद रखे भाई, घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का स्थान कहाँ था? तो ग्वालियर टैंक, मुंबई में। मुंबई में ग्वालियर टैंक में एक घोषणा किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का। अच्छा, चूंकि अगस्त में किया गया था इसलिए इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, या इसे स्वस्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसे स्वस्फूर्त आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तो जो मेन नेता जो थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उनको गिरफ्तारी हो जाने के बावजूद भी यह आंदोलन स्वतः चलते रहा, मतलब कि अपने आप चलते रहा। इसलिए इस आंदोलन को स्वस्फूर्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं अगर इसका मेन रीजन की अगर बात करें कि मेन इसका रीजन क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का, तो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलताओं के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ, मतलब इस आंदोलन का जन्म हुआ। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, जब अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी का सीरीज वहां पर पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के सीरीज में आपको देखने को मिलेगा सब। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, देखो अभी इस आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तो महात्मा गांधी को, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू को जो है विभिन्न प्रकार के जेलों में, किलों में बंद कर दिया गया था। सब जो नेता मतलब आंदोलन कर रहे थे तो इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था, जिसमें इनकी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु जो है इसी में हो गई। ठीक है, मतलब कि जेल में ही हो गई, एक पैलेस में बंद करके रखा गया था, यहीं पे मृत्यु हो गई। उसके बाद देखो जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम, जेपी कृपलानी और इनके साथ बहुत सारे नेता थे, इनको अहमदनगर किला में जो है बंद किया गया। और उसके बाद देखो इस आंदोलन से अगर कोई नेता उभर कर आया तो उस नेता का नाम था जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था और ये जेल से फरार भी हुए थे। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें हजारीबाग जेल में किन्हें रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को रखा गया था और जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हो गए थे, मतलब कि जेल से भाग गए थे। आइए बात करते हैं गांधी जी द्वारा जेल में ही 21 दिन का उपवास रखा गया। 21 दिन का उपवास रखें, आप याद रखिएगा। 21 दिन का उपवास रखने के बाद इनको जेल में जो है स्वास्थ्य खराब हो गया। खराब स्वास्थ्य होने के कारण जो है इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था, मतलब कि छूट गए थे। कितने दिन का उपवास रखे थे? 21 दिन का, आप याद रखेंगे। अब आइए लास्ट बात करते हैं माउंटबेटन योजना की। तो 3 जून 1947 को योजना लाया गया। वायसराय उस समय माउंटबेटन था, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना, जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? माउंटबेटन। तो भारत का विभाजन कर दिया, तो भारत जो है स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। और ये भारत पाकिस्तान के बीच एक रेखा है, रेड
फ्लिक रेखा। अब ये क्या है भाई, देखो जो भारत पाकिस्तान को जो विभाजन किया था, देखो एक ब्रिटिश आदमी किया था, ठीक है, माउंटबेटन ते योजना किए थे। तो ये उन्होंने, वो ब्रिटेन में ही था जो आदमी, केवल भारत का जो नक्शा था उस पे थानों को एकत्रित करके, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी में डिवाइड कर दिया, ठीक है, केवल थानों को एकत्रित करके उन्होंने एक रेखा बना दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक थाना पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब एक बांग्लादेश भी है उसमें अलग हो गया और भारत अलग। मतलब कि वो थाना को चिन्हित करके एक रेखा बना दिया था और उसी पर उन्होंने अलग कर दिया। मतलब यहाँ वो आकर नहीं किया था, इसलिए इस रेखा का नाम पड़ा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा भारतीय इतिहास में जेपीएससी पेपर को अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में पढ़ना है। प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक भारत में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो हमने मेन जो घटना था, जो आंदोलन था, उसको रखा 2 वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।